हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज जो डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनको आज मैं पढ़ाऊंगा क्या, सामाजिक अध्ययन। और ये सामाजिक अध्ययन का पहला क्लास है। तो अब तक मैं आप लोगों को प्रारंभिक शिक्षा के 3 क्लास दे चुका हूँ। ठीक, 3 क्लास दे चुका हूँ। जो लोग अभी तक नहीं देखें वो लोग जाके देख लें। और इंग्लिश का भी 1 क्लास आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग फटाफट जाके देखिए। और इससे भी आज आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें आप लोगों को अभी पढ़ना क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग इस चैनल पर भी पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग एक हर सब्जेक्ट का नोट बना लीजिए। नोट बनाने से क्या होगा कि मैं जो आप लोगों को बताऊंगा उसे आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, या तो चाहे जैसे आप लोग इसे लिख सकते हैं। आपके लिखने से क्या होगा कि अगर आप लिखेंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले अगर आप लोग देख लेंगे तो वो चीज़ आपका लिखा हुआ बहुत जल्दी याद होगा। ठीक, जब बहुत जल्दी याद होगा, आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको आपका लिखा हुआ याद आएगा और आप लोग फटाफट अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही आसानी से दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्लास 1 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना आप लोगों को मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश, इन तीनों चीज़ों के बारे में आज कवर कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। अगर बीच में स्किप करेंगे तो कहीं, मैं मान लीजिए कि आप लोग मौर्य काल को पूरा देख लिए, फिर आप लोग वीडियो को बंद कर दिए, तो गुप्त काल जो हो गया, वर्धन काल हो गया, तो क्या होगा, छूट गया ना। यहाँ से अगर क्वेश्चन उठा लिया तो आप लोग क्या करेंगे, नहीं लिख पाएंगे। जब नहीं लिख पाएंगे तो समझ लीजिए क्या क्या होगा। ठीक, तो आइए अब देखते हैं मौर्य काल। पहली बात तो जानिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक जो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये आप लोगों का अति लघु उत्तरी में बराबर पूछता रहता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। अति लघु उत्तरी भी लिखना पड़ता है एक लाइन में, या तो फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। उसमें विकल्प दे देगा कि अशोक थे, या चंद्रगुप्त मौर्य थे, या चाणक्य थे। ऐसे 3-4 लोगों को दे देगा। तो आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो आप लोग बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे, नहीं तो फिर गलत कर देंगे। ठीक, तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है 323 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किए थे। कब तक, 298 ईसा पूर्व तक। ठीक, उसके बाद जो यहाँ के इनके प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, चाणक्य थे। फिर चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस द्वितीय को पराजित करके उसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर उसके दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य का विस्तार जो है काबुल, कांधार तथा भारत के अधिकांश पश्चिमी भाग तक किया। उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु, पंजाब, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का मध्य भाग, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा तथा दक्षिण के कुछ प्रदेश सम्मिलित थे। ठीक, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट था। ठीक, वह आकर्षक व्यक्ति का स्वामी, परमवीर सैनिक, चतुर राजनीतिज्ञ, दक्ष कूटनीतिज्ञ तथा उच्च कोटि का शासन प्रबंधक था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसके पुत्र बिंदुसार। ठीक, उसके पुत्र कौन थे, बिंदुसार, जो 298 से 273 ईस्वी तक ईसा पूर्व ने कार्यभार संभाला। ठीक, अब यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे। ठीक, तो आप लोग बता सकते हैं बिंदुसार। ठीक, उसके पश्चात अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व पर गद्दी पर बैठा। फिर अशोक मौर्य वंश का ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत का एक महान सम्राट बना था। उसने कलिंग
युद्ध 262 ईसा पूर्व के भीषण रक्तपात से दुखी होकर भविष्य में कभी युद्ध न करने की घोषणा दे दी। ठीक, कि अब मैं युद्ध कभी नहीं करूँगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है। अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में शांति की स्थापना के लिए बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। यानी अपने बौद्ध धर्म को राजधर्म को में घोषित कर दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक मार्ग अपनाए। ठीक, अशोक की मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व के पश्चात उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर तथा अयोग्य साबित हुए। ठीक, क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद पुष्यमित्र नामक मौर्य सेनापति ने मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? बृहद्रथ। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। ठीक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो बृहद्रथ। ठीक, बृहद्रथ को मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना हुई। किसकी? जब बृहद्रथ मारा गया तो उसके बाद शुंग वंश की स्थापना कर दी गई। आगे देखिए अब क्या हुआ। मौर्य वंश का सामाजिक जीवन, यानी मौर्य वंश का सामाजिक जीवन कैसा था? तो मौर्य वंश में, मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी। वर्ण व्यवस्था की मतलब वर्ण व्यवस्था क्या है? समाज सामान्यतः 4 वर्णों में विभाजित था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक, ये 4 वर्णों में थे। इनके साथ 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी भी सामाजिक संगठन के मूलाधार थे। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। स्त्रियों का स्थान समाज में उच्च था। विवाह स्त्रियां नियमों के अनुरूप होते थे। कन्या की विवाह योग्य आयु जो थी 12 वर्ष थी। ठीक, तब जो कन्या थी वो उनकी जो विवाह होती थी 12 वर्ष की आयु में हो जाती थी। जो लड़के की उम्र होती थी लड़के की, वो 16 वर्ष की थी। ठीक, तभी उन लोगों की विवाह हो जाता था, शादी हो जाती। आगे क्या है? मौर्य काल का आर्थिक जीवन कैसा था? जनता की आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। वो आज भी है, आप लोगों को पता होगा। ठीक, विभिन्न प्रकार के अनाज पैदा किए जाते थे। रेशमी, सूती तथा ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय जो होता था। ठीक, यही उस समय बहुत उन्नत पर था, बहुत आगे था। हाथी का दांत आदि से आभूषण बनाए जाते थे। खानों से खनिज संपदा निकाली जाती थी। इस काल में व्यापार आंतरिक तथा बाह्य दोनों का प्रचलन था। ठीक, भारत का चीन, मिस्र, सीरिया, लंका तथा पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो गया था। मौर्य काल के हमें सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक, अब मौर्य काल के बारे में आगे क्या कह रहा है कि मौर्य काल का धार्मिक जीवन कैसा था, यानी मौर्य काल का धार्मिक जीवन। तो मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म को उच्च स्थान प्राप्त था। मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म को उच्च स्थान प्राप्त था, वो आज भी है। ठीक, ब्राह्मण धर्म के साथ साथ शैव, वैष्णव तथा पौराणिक धर्म का भी प्रचलन आरंभ हो गया था। इस समय नाग तथा वृक्ष पूजा की भी प्रचलन था। अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ गया था। जैन धर्म को भी प्रोत्साहन मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के पौत्र संप्रति जैन धर्म के उपासक थे। कौन थे? संप्रति। इस काल में एक नवीन संप्रदाय का जन्म हुआ जिसे आजीवक संप्रदाय कहते थे। अब मौर्य काल की भाषा, साहित्य एवं कला क्या था उस समय की? ठीक, तो मौर्य काल में ब्राह्मी तथा खरोष्टी 2 प्रकार की लिपियां प्रचलित थी। ब्राह्मणों को राष्ट्रीय लिपि थी और खरोष्टी का प्रचलन पश्चिमोत्तर प्रांत में था। संस्कृत तथा पाली भाषाओं का प्रचलन भी था, लेकिन अशोक के शासन में पाली राजभाषा घोषित थी। ठीक, अशोक के शासन में पाली जो है राजभाषा घोषित थी। मौर्य काल में कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अनेक भवनों अर्थात राजप्रसादों का निर्माण करवाया। ठीक,
इन भवनों में विशाल कमरे थे और स्तंभों के ऊपर सोने चांदी की पालिश की गई थी। अशोक के समय में कला का अधिक विकास हुआ। उसने भिक्षुओं के लिए बराबर नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण कराया। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर अशोक ने स्तूपों का भी निर्माण कराया, जैसे सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। ठीक, अब आगे क्या है, फिर आता है गुप्त काल। गुप्त काल में क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाने के बाद एक बार पुनः राजनीतिक एकता विखंडित हो गई। पूर्वी भारत जो है, मध्य भारत और दक्कन में मौर्य साम्राज्य की जगह पर शुंग, कर्ण और सातवाहन जैसे राजवंशों का शासन स्थापित हो गया। ठीक, किसका, शुंग, कर्ण और सातवाहन जैसे राजवंशों का। इस राजवंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वहाँ पे जब पूछा जाएगा तो उसमें विकल्प में आप लोगों को दिया जाएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम। कुछ लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग, यही चीज़ ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो आप लोग जान लीजिए कि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक, फिर उसके बाद 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त जैसे महान प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने न केवल राज्य का विस्तार किया बल्कि ये चतुर्दशी विकास में प्रयत्न में भी सदैव संलग्न रहे। इस काल की सुख समृद्धि इतनी फली फूली कि इसे स्वर्ण युग का भी संज्ञा दी गई। ठीक, अतः आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल अद्वितीय रहा है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो गुप्त काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक, गुप्त काल को ही हम स्वर्ण युग कहेंगे। यहाँ से आप लोगों का एक अति लघु उत्तरीय बन सकता है। अब आगे देखिए क्या है, अब गुप्त काल की आर्थिक दशा क्या थी, तो गुप्त काल में कृषि उन्नति की ओर अग्रसर थी। नहरों, कुओं, तालाबों तथा झीलों का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया जाता था। ठीक, कृषकों को ज़रूरत होने पर राज्य की सहायता दी जाती थी। जब किसानों को ज़रूरत होती थी तब उसे राज्य की सहायता दी जाती थी। कृषि कर के रूप में किसी के रूप में उपज का 16 से 25% तक भाग देना पड़ता था। ठीक, 16 से 25%। कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों का विकास हुआ था। वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, हाथी का दांत का उद्योग, धातु उद्योग आदि इस काल के प्रमुख उद्योग थे। आप लोगों से गुप्त काल के प्रमुख उद्योग पूछ सकता है तो आप लोग लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। वस्त्र उद्योग, चमड़ा, हाथी का दांत, धातु उद्योग आप लोग अगर यहाँ पे पढ़े हैं तो आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख लेंगे। आप लोग अपने नोट में भी नोट कर सकते हैं। ठीक, इस काल में व्यापार उच्च सीमा पर था। इस समय जो व्यापार होता था बहुत ही अधिक होता था। स्थल एवं जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। सामुद्रिक व्यापार विशाल जलयानों द्वारा किया जाता था। ताम्रलिपि, भूकच और सुपरिक यानी सोपार प्रमुख बंदरगाह थे। ये बंदरगाहों का नाम है। आयात निर्यात भी की प्रथा थी। पाटलिपुत्र, उज्जैनी, भड़ौच, वैशाली और ताम्रलिपि इस समय के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। आगे देखिए कि गुप्त काल की सामाजिक दशा। गुप्त काल की सामाजिक दशा कैसी थी, तो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था के नियम कठोर थे। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। इन्हें भूमिदेव की उपाधि दी गई थी। किसको? ब्राह्मणों को। क्षत्रिय का मुख्य कार्य प्रजापालन था। शासन, रण क्षेत्र, देश और धर्म की रक्षा आदि था। वैश्य वर्ण के जो थे वाणिज्य व्यवसाय में संलग्न था। इस काल में वर्ण परिवर्तन की अनुमति थी। परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता था। संयुक्त परिवार प्रथा को ज़्यादा महत्व दिया जाता था।
समाज में अंतर्जातीय तथा बहुविवाह का प्रचलन था। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था और वे शासकीय कार्यों में भाग ले सकती थीं। सती प्रथा प्रचलन में थी। पर्दा प्रथा प्रारंभ नहीं हुई थी। चीनी यात्री फायान का कहना था कि यहाँ के लोग सामान्य शाकाहारी थे। वे लहसुन प्याज तक भोजन में नहीं लेते थे। शराब उपयोग में नहीं लेते थे। ठीक, इस काल में जो सूती वस्त्रों का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। ठीक, संपन्न वर्ग रेशमी वस्त्र धारण करते थे। जो संपन्न लोग रहते थे वो रेशमी वस्त्रों को अधिक करके धारण करते थे, पहनते थे। ठीक, अधोवस्त्र तथा शाल का प्रयोग पुरुषों द्वारा तथा साड़ी, दुपट्टा, चोली एवं निमी अर्थात लहंगा का प्रयोग स्त्रियों के द्वारा किया जाता था। पुरुष पगड़ी भी बांधते थे। स्त्री पुरुष दोनों को आभूषणों का शौक था। कड़, फूल, मोती, स्वर्ण की मालाएं, कंगन, हार, चूड़ियाँ, करधनी, पाजेब, भुजबंद आदि इस काल में आभूषण थे। ठीक, अब आगे देखिए क्या है। गुप्त काल की धार्मिक दशा कैसी थी। गुप्त काल जो था उसमें धार्मिक दशा कैसी रहती थी। तो गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का बहुत महत्व था। इससे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। गुप्तकालीन नरेशों में अश्वमेध यज्ञ करने की परंपरा थी। यानी उस समय जो है अश्वमेध कराया जाता था। वो ऐसी परंपरा चली थी कि सब लोग करवाते थे, हर राजा करवाते थे गुप्त काल में। ठीक, अधिकतर सम्राट वैष्णव धर्मावलंबी थे, परंतु उनके मंत्री जो सामंत या उच्चाधिकारी शैव धर्म भी मानते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय धर्म पालन की स्वतंत्रता थी। इस काल में शक्ति पूजा के रूप में भगवती, भवानी, गौरी, पार्वती, अन्नपूर्णा आदि की उपासना की जाने लगी थी। किसमें? गुप्त काल में। इसके अलावा अन्य देवताओं जैसे गणेश तथा कार्तिकेय की पूजा आरंभ हो गई थी। कब से? गुप्त काल से ही। ब्रह्मा भी देव पूजा में शामिल थे। ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म भी प्रचलन में था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक, आज भी क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, आगे देखिए इसमें क्या है। आगे चलिए, गुप्त काल की शिक्षा, साहित्य एवं विज्ञान। तो गुप्त काल की शिक्षा प्रणाली अत्यंत संगठित थी। शिक्षण कार्य गुरुकुलों में होता था। उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ होती थी? गुरुकुल में। वेदों की शिक्षा के साथ साथ पुराण, स्मृति, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, न्याय, व्याकरण आदि भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक, इस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रभाव कम था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शुक्रादित्य ने इसी समय की थी। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका जो आंसर हो जाएगा शुक्रादित्य। ठीक, आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे अब देखिए क्या है। संस्कृत गुप्त काल की राष्ट्रीय भाषा थी। उस समय जो तो संस्कृत राष्ट्रीय भाषा थी। इस काल के प्रमुख साहित्यकार हरिसेन, वीरसेन तथा पट्सभट्टी थे। कालिदास, मातृगुप्त, भारवी इसी काल के कवि हैं। रघुवंश, मेघदूत जैसे ग्रंथों की रचना कालिदास ने की थी। कालिदास ने 3 नाटक भी लिखे थे जिनके नाम हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और मालवी कांगिमित्र तथा विक्रमोर्वशीयम। ठीक, ये आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक, कालिदास के 3 नाटक तो आप लोग अगर नोट किए रहेंगे तो आप लोग पढ़ के बता सकते हैं। शूद्रक का मृच्छकटकम और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस इसी युग की देन है। अन्य ग्रंथों में विष्णु शर्मा का पंचतंत्र तथा नारायण भट्ट का हितोपदेश आदि मुख्य हैं। आगे देखिए फिर कि विज्ञान का विकास भी गुप्त काल में चरम सीमा था। जो विज्ञान का था वो विज्ञान का जो विकास था गुप्त काल में बहुत अधिक था। ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र आदि पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम
बारहमिहिर और विसंहिता, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत जैसी रचनाएं इसी काल को ही हैं, इसी काल में हुआ था। ठीक, चरक द्वारा संहिता का निर्माण भी इसी काल में हुआ। इसके अतिरिक्त भी कई ग्रंथ इसी काल में लिखे गए। ग्रंथों के नाम आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ग्रंथों के नाम जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या फिर अति लघुत्तरी में भी पूछ ले सकते हैं। ठीक, अब लास्ट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, वर्धन वंश यानी हर्षवर्धन। गुप्त काल के लगभग 100 वर्षों के बाद एक नई शक्ति का उदय हुआ जो वर्धन वंश के नाम से जाना जाता था। ठीक, इस वंश का प्रतापी राजा कौन था, हर्ष यानी हर्षवर्धन। ठीक, उनके जो पिताजी का नाम था क्या था, प्रभाकर वर्धन, और माता का नाम यशोमती था। लगभग 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर विराजमान हुआ। हर्ष के विषय में हमें बाणभट्ट के हर्ष चरित को व्यापक जानकारी प्राप्त होती थी। हर्ष ने लगभग 41 वर्ष शासन किया। जो हर्षवर्धन था 41 वर्ष शासन किया। इन वर्षों में हर्ष ने अपनी साम्राज्य विस्तार जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल तथा वल्लभी तक कर लिया। ठीक, इसने आर्यावत को भी अपने अधीन कर लिया। हर्ष को बादामी के चालुक्यंश शासक पुलकेशन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। किससे हो गए, पुलकेशन द्वितीय से पराजित हो गए। एहोल प्रशस्ति यानी 634 ईस्वी में इसको मिला। ठीक, आगे क्या है, कन्नौज को हर्ष ने अपनी राजधानी बताया। कन्नौज को हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया। हर्ष एक और नाम शिलादित्य से भी जाना जाता था। शिलादित्य से भी जाना जाता था। इनके परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि ग्रहण की। हर्ष को अपनी दक्षिण की अभियान में असफलता हाथ लगी। चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को ताप्ती नदी के किनारे परास्त किया। ठीक, चालुक्य नरेश जो है पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को ताप्ती नदी के किनारे परास्त कर दिया वहाँ। ठीक, ताप्ती नदी के किनारे। हर्ष एक प्रतिष्ठित नाटककार एवं कवि था। इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। इनकी रचना को आप लोग लिख सकते हैं, नागानंदा, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। इनके जो दरबार को मयूर, हरिदत्त एवं जयसेन जैसे प्रसिद्ध कवि के एवं लेखक शोभा में बनाते थे। ठीक, कौन कौन प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं शोभा में बनाते थे, कौन कौन, हरिदत्त और जयसेन। ठीक, हर्ष बौद्ध धर्म को महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ विष्णु एवं शिव की भी स्तुति करता था। ऐसा कहा जाता है कि हर्ष प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों एवं 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। अब आगे देखिए, हर्ष ने लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा में मोक्ष परिषद कहा गया। ठीक, अब आगे जो है वर्धन वंश की आर्थिक दशा। अब इनकी भी आर्थिक दशा क्या थी, आइए जान लेते हैं। हर्ष के शासनकाल की एक विशिष्ट घटना जो है वेनसांग का भारत में आगमन है। वेनसांग का भारत में आगमन। उसने जिन जिन प्रदेशों की यात्रा की वहाँ की आर्थिक समृद्धता को देखकर चौंकाचौंध हो गया। वल्लभी के आर्थिक वैभव के बारे में लिखा है कि यहाँ पर 100 घर ऐसे हैं जिनके पास 100 लाख मुद्राएं हैं। ठीक, उसके एक विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी कृषि आजीविका का प्रधान साधन था। उद्योग धंधे की उन्नतशील अवस्था में थे। व्यापार की स्थिति अच्छी थी। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत की हर्षकालीन आर्थिक स्थिति उच्च कोटि थी। ठीक, वर्धन वंश की सामाजिक दशा कैसी थी। वर्धन वंश के समय में अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह प्रचलन में था। वेनसांग ने कहा था कि तत्कालीन समाज में जाति पाति के बंधन कठोर थे। पर्दा प्रथा का चलन नहीं था। निम्न जातियां उच्च जातियों की आवाज़ से दूर रहती थी। ठीक,
लोग लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा एवं मछली का प्रयोग कम करते थे, लेकिन आज तो रोज़ चाहिए। ठीक, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोज़ चाहिए। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण लोग विद्यार्जन, क्षत्रिय युद्ध और वैश्य व्यापार किया करते थे। निम्न वर्ग के लोगों का जीवन कष्टमय था, यानी वो बहुत दुखी रहते थे। और देखिए आगे क्या है कि वर्धन वंश की धार्मिक दशा कैसी थी। उस समय वर्धन वंश की धार्मिक दशा कैसी रहती थी, तो वर्धन वंश में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मण धर्म को व्यापकता के कारण ही विदेशी लोग भारत को ब्राह्मण देश कहते थे। जो विदेशी लोग थे ब्राह्मणी देश बोलते थे। ठीक, काशी और प्रयाग ब्राह्मण धर्म के मुख्य केंद्र थे। काशी और प्रयाग। विष्णु को पूजा लोकप्रिय थी। ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म भी पनप रहा था। बौद्ध धर्म उस वक्त 2 भागों में विभाजित हो चुका था, हीनयान और महायान। ठीक, कहीं कहीं दोनों संप्रदाय के लोग साथ साथ एक ही विहार में रहते थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि दोनों संप्रदाय में विभेद कठोर नहीं थे। कन्नौज के 100 विहारों में 1000 बौद्ध भिक्ष थे। जैन धर्म का पतन हो रहा था। राजा सभी धर्मों का आदर करते थे। ठीक, राजा जो है सभी धर्मों का आदर करते थे। आगे देखिए क्या है किसमें, वर्धन वंश की शिक्षा एवं साहित्य। उस समय जो शिक्षा और साहित्य कैसे थी, तो हर्ष के समय में शिक्षा का प्रसार व्यापक था। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का उच्च कोटि का केंद्र था। ठीक, हर्ष द्वारा इसे राजकीय संरक्षण दिया था। पर्याप्त आर्थिक सहायता नालंदा विश्वविद्यालय को प्राप्त थी। चीन, मंगोलिया तथा अन्य देशों के लोग भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ठीक, मंगोलिया और चीन के लोग। यहाँ 1 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जिन्हें पढ़ाने के लिए 1200 शिक्षक रहते थे। कितने थे? 1200 शिक्षक रहते थे। वेनसांग ने स्वयं यहाँ 18 मास यानी 18 महीना योग शास्त्र का अध्ययन किया था। काशी तथा वल्लभी विश्वविद्यालयों की दशा भी उन्नत दशा में थी। ठीक, हर्ष स्वयं में एक महान साहित्यकार थे। जो हर्षवर्धन थे वो अपने में स्वयं वो एक साहित्यकार थे। उसने 3 ग्रंथों की भी रचना की, जिनका नाम है प्रियदर्शिका। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के ग्रंथों की रचना का नाम बताइए। तो आप लोग अगर यहाँ पे पढ़े हैं तो आप लोग बिल्कुल लिख लेंगे। तो क्या है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागलंदा। ठीक, यह कवियों के आश्रयदाता थे। उनके शासनकाल की मुख्य रचना बाणभट्ट की कादंबरी है। उस समय के प्रमुख कवि मयूर, मातंग, हरिदत्त, दिवाकर आदि थे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मौर्य काल को भी बता दिया और गुप्त काल को भी बता दिया और वर्धन काल को भी बता दिया। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन जो बनेंगे, मौर्य काल की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा का वर्णन कीजिए। आप लोग अगर ऊपर पढ़े हैं तो आप लोग दे सकते हैं। ठीक, भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग अभी पढ़े हैं। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल ही आसानी से दे सकते हैं अगर आप लोगों ने पूरा देखा होगा। अगर एक बार में ना समझ में आया दोबारा पढ़ लेना, लेकिन पढ़ जरूर लेना और नोट में ज़रूर लिख लेना। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रहिए और मैं आप लोगों को एक एक क्लास करके आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा।